नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उत्तरादेव एजुकेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम उत्तराखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और उत्तराखंड के छोटे-छोटे मेले, नदी और उत्तराखंड की जनजातियाँ, राजवंश, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष यानी 1857 की क्रांति कैसे हुई और क्या इफेक्ट उत्तराखंड में पड़े, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का क्या योगदान रहा और उत्तराखंड के कौन-कौन से जन आंदोलन थे। तो दोस्तों, आज हमारी पहली सीरीज है यानी वीडियो नंबर 1 है और आप हमारे YouTube चैनल से पूरे उत्तराखंड की यानी संपूर्ण उत्तराखंड की सीरीज देख सकते हैं। और आप इसमें देखेंगे कि कोई भी पेपर हो, तब वो नायब तहसीलदार का हो, पीसीएस का हो, ग्रुप सी का हो या लेक्चरर का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में हमारी इस सीरीज से हम 100% देने की कोशिश करेंगे और लगभग 95% जो क्वेश्चन होंगे हमारी इन सीरीज से होगी। तो आपको और किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पर सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के इतिहास से। और अगर के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हम उत्तराखंड का डिवीजन करेंगे यानी इसका विभाजन करेंगे कि प्राक इतिहास में यानी स्टोन एज में उत्तराखंड कैसा था, क्या ताम्र पाषाणिक संस्कृति उत्तराखंड में बसी कि नहीं बसी। फिर आधे इतिहास की बात करेंगे, आधे इतिहास यानी जिसमें सिंधु सभ्यता का विकास हुआ और सिंधु के बाद जब बहुत भयानक कोई आपदा आई होगी तो उसके बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के विभाजन से और सबसे पहले बात करेंगे प्राक इतिहास की। दोस्तों, अगर प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल से ही उत्तराखंड मानव सभ्यता का एक केंद्र रहा है। और आपको पता है कि जो आज हिमालय है, हिमालय में पहले इस पूरे हिमालय में एक बहुत बड़ा तैतीस सागर होता था और इसी तैतीस सागर के गर्भ से हिमालय का निर्माण हुआ। और इसी हिमालय की तलहटी पर भारत के 27वें राज्य यानी उत्तराखंड, आपने ध्यान रखना है कौन सा स्टेट है, यानी 27th स्टेट है। इसमें हमें जो प्राक ऐतिहासिक काल या स्टोन एज के जो साक्ष्य मिले हैं, इस स्टोन एज में सबसे पहले इस प्राक इतिहास में या स्टोन एज में हमें पाषाणकालीन अस्त्र मिले हैं। और इन पाषाणकालीन अस्त्रों में सीमित खुदाई के बावजूद यानी सीमित खुदाई हुई, इसके बावजूद भी उत्तराखंड के अनेक स्थानों से महापाषाणिक मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पाषाणिक अस्त्रों यानी पाषाणिक अस्त्र हमें देखने को मिलते हैं, जैसे भेदनी, खुरचनी, चीरक, गंडासा। आपने ध्यान रखना है कि पाषाणकालीन जो अस्त्र प्राप्त हुए हैं वो इन जगहों से प्राप्त हुए हैं, जैसे डांग सुईत जो श्रीनगर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डांग सुईत कहां पर है और यहाँ पर क्या मिले हैं, तो यहाँ पर पाषाणकालीन अस्त्र मिले हैं और जो डांग सुईत है ये श्रीनगर में है। दूसरी, अलकनंदा नदी घाटी से। थर्ड, खुटानी नाला से भी प्राप्त हुए हैं। और खुटानी नाला के बाद रामगंगा नदी घाटी से भी हमें, रामगंगा नदी घाटी जो अल्मोड़ा में है, यहां से भी पाषाणकालीन अस्त्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्यारे दोस्तों, इसके बाद कपमार्क। कपमार्क की अगर बात करें तो उत्तराखंड की संस्कृति में पाषाणकालीन उपयोगिता गहरे से रची बसी है और आज भी उत्तराखंड में यहाँ के लोग पत्थरों का उपयोग अपने भवन निर्माण में, सड़क निर्माण में और अनेक स्थापत्यों में करते हैं। और जैसे जो महापाषाणिक मनुष्य थे, वो अनाज को कूटने के लिए या गेहूं को पीसने के लिए बड़े बड़े शिलाखंडों पर गड्ढे करते थे और इन गड्ढों में ये
अनाज डालते थे और इन अनाजों को फिर कूटते थे, और इतिहास में या इतिहासकार इसे कपमार्क कहते हैं, या इसे हम ओखल भी कह सकते हैं। और अगर महापाषाणिक मनुष्य की बात करें तो कपमार्क के साक्ष्य, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कपमार्क कहां कहां से मिले हैं, तो देवीधुरा से मिला है। देवीधुरा जो चंपावत में है, नौगांव से मिला है, नौगांव उत्तरकाशी में है, और खुटानी नाला से मिला है, खुटानी नाला जो नैनीताल में है। ये कपमार्क इन जगहों से सबसे ज्यादा मात्रा में मिले हैं, या सबसे बड़े बड़े कपमार्क मिले हैं। इसके बाद बात करेंगे गुफा चित्र की। गुफा चित्र यानी जो महापाषाणिक मनुष्य होते थे, वो जब फुर्सत में होते थे तो फुर्सत के क्षणों में अपने विचारों को, जो भी उनके दिमाग में आता था, जो भी आइडियाज आते थे, उनको चित्रों के माध्यम से गुफाओं पर अभिव्यक्त करते थे। क्योंकि उस टाइम पर कोई लिपि का विकास तो नहीं हुआ था, और चित्रों के माध्यम से जब अभिव्यक्त करते थे तो भारत के कई क्षेत्रों में गुफा चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इन्हीं गुफा चित्र के साक्ष्यों में उत्तराखंड में भी गुफा चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में आपने ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा में कहां कहां से गुफा चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लखू उडियार का नाम याद रखेंगे, पेटसाल, लुएथाप, फल सीमा, ये सारे अल्मोड़ा से मिले हैं। यानी पेटसाल, लुएथाप, लुए को, ब्लड को लुए भी बोलते हैं, गढ़वाली में लुए बोलते हैं, लुएथाप, पेटसाल, लुएथाप, लखू उडियार। लखू उडियार, लखू यहां का नाम है, और उडियार गढ़वाली में उडियार गढ़वाली में गुफा के लिए बोला जाता है। इसके बाद उत्तरकाशी से भी गुफा चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे हुडोली से, हुडोली का नाम याद रखेंगे, इस हुडोली से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। फिर है चमोली, चमोली से भी गुफा चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपने ध्यान रखना है कि चमोली में गोरखिया उडियार है और अल्मोड़ा में लखू उडियार है, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, इनको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। गोरखिया उडियार जो चमोली में है, और ये गोरखिया उडियार डुंगरी और छिनका गांव के बीच में है, या डुंगरी छिनका गांव के आसपास है। फिर किमनी पिंडर नदी घाटी से भी गुफा चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अल्मोड़ा के, इसमें अल्मोड़ा के कुसारी देवी, जिसमें 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किया गया है, यानी अल्मोड़ा के कुसारी देवी से भी गुफा चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर महापाषाणिक समाधान पद्धति की बात करें, तो महापाषाणिक समाधान पद्धति में, जो महापाषाणिक समाधान पद्धति थी, ये विश्व के अनेक स्थानों से महापाषाणिक मनुष्य के अनेक प्रकार की समाधान पद्धति के साक्ष्य प्राप्त हुए। समाधान यानी सबको दफनाने की पद्धति, और सबको दफनाने की पद्धति की बात करें तो इसके साक्ष्य चमोली जनपद के मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं। आपने ध्यान रखना है मलारी गांव का नाम, कि यहां से समाधान पद्धति प्राप्त हुई है, और ये समाधान पद्धति अरब के महापाषाणिक समाधान पद्धति से हूबहू सामर्थ्य या सिमिलरिटी इसमें मिलती है। और अगर इस समाधान पद्धति की बात करें तो इसमें डेड बॉडी को मुंह के बल, यानी औंधे मुंह लिटाया जाता है, पैरों को मोड़कर रखा जाता है। इसके बाद डेड बॉडी के साथ इन लोगों के जो प्रिय पशु होते थे, जैसे याक या कुत्ता, इनको भी इनके साथ दफनाया जाता था। और इसके साथ साथ जो जीवन की बहुत ही उपयोगी वस्तुएं होती हैं, खाने का सामान होता है, इनके साथ दफनाया जाता था।
और इतिहासकार मानते हैं कि इस प्रकार की जो समाधान पद्धति जो इस मलारी गांव से प्राप्त हुई है, यानी चमोली के मलारी गांव से प्राप्त हुई है, इतिहासकार कहते हैं कि इस प्रकार की समाधान पद्धति से यह पता चलता है कि जो महापाषाणिक मनुष्य था, यानी जो स्टोन एज का ह्यूमन था, वो भी पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। इसके बाद आधे इतिहास आता है, और इस आधे इतिहास में जो सिंधु सभ्यता थी, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में तो हुई, जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगड़ो और कई सारे प्लेसेस मिले हैं, लेकिन उत्तराखंड में सिंधु सभ्यता का कहीं पर भी कोई भी नामो निशान नहीं था। लेकिन सिंधु सभ्यता के बाद की जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के साक्ष्य उत्तराखंड में कई सारे स्थानों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के साक्ष्य तो प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन जो इसके आगे की उत्तरवर्ती सभ्यता थी, यानी वैदिक काल, इसके साक्ष्य हमें थापली से, थापली यानी जो श्रीनगर में है, यहां से प्राप्त हुए हैं, और पुरोला यानी उत्तरकाशी से प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त हमें पता है कि जब भगवान राम को वनवास हुआ था, रामायण में कहा गया है कि जब भगवान राम को वनवास हुआ तो इनके गुरु वशिष्ठ ने भी वनवास में जाने का निर्णय लिया, और इस प्रयोजन हेतु गुरु वशिष्ठ ने हिमालय क्षेत्र में हिंदो, हिंदो यहां बोलते हैं, कोई कोई हिमदाव बोलते हैं, लेकिन हिंदो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इस हिंदो नामक स्थान पर आकर विसोन पर्वत की तलहटी में अपने आश्रम का निर्माण किया। और इस वशिष्ठ गुफा में सबसे प्राचीन निवासी किरातों के समान, यानी यहाँ के जो प्राचीन निवासी थे, ये आप ध्यान रखना, यह यहाँ के जो प्राचीन निवासी थे वो थे किरात, और इन किरातों की तरह गुरु वशिष्ठ ने भी काला कंबल धारण किया और अपनी पत्नी अरुंधति के साथ यहां पर निवास किया। और आज ये स्थान जो वशिष्ठ गुफा है, टिहरी जिले में स्थित है। लोग आज भी यहां पर इस पवित्र वशिष्ठ गुफा के दर्शन के लिए आते हैं, और ये पवित्र वशिष्ठ गुफा टिहरी जनपद के हिंदौ या हिमदौ पर्वत पर स्थित है। इसके बाद वैदिक बर्तन मिले हैं, वैदिक साहित्य मिले हैं, यहां से भी हमें इस वैदिक सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं कि उत्तराखंड में यह सभ्यता अच्छे से रची बसी थी। वैदिक सभ्यता उत्तराखंड में इतनी रची बसी थी कि महाभारत के वन पर्व में लिखा गया है कि लोमर्स ऋषि के साथ पांडवों ने बद्रीनाथ की यात्रा, यानी पांडवों ने जो बद्रीनाथ की यात्रा की है, उसका वर्णन इस वन पर्व में लिखा गया है। चमोली जिले के पांडुकेश्वर नामक स्थान पर महाराजा पांडु के द्वारा अपनी पत्नी माधरी के साथ तपस्या करने के भी साक्ष्य मिले हैं, और इसी स्थान पर महाराजा पांडु की भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कोटद्वार के मालिनी नदी के तट पर कण्व ऋषि के आश्रम के साक्ष्य मिले हैं, और इसी ऋषि कण्व के आश्रम में राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था, जिनसे भरत नाम की पुत्र की उत्पत्ति हुई, और इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और एक और साक्ष्य इस कण्व आश्रम के हैं कि प्रसिद्ध कवि कालिदास ने इसी मलिनी नदी के तट पर अभिज्ञान शकुंतलम महाकाव्य लिखा था, और वर्तमान में इस आश्रम का नाम चौकी घाट है। अगर कुछ और मेजर पॉइंट की बात करें इस वाले पार्ट में, उत्तराखंड के डिवीजन में, तो आपने ये सब ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है, और जो हम डिटेल में भी बात करते हैं उस डिटेल में भी कुछ ना कुछ फैक्ट्स अपने निकालने हैं। जैसे किरात अर्जुन में लिखा गया है कि भगवान शिव ने किरात का रूप धारण किया और
अर्जुन के साथ युद्ध किया और अर्जुन को हराया था। ये किरात अर्जुनियम में इसका विस्तृत वर्णन है। और अगर सिंधु सभ्यता के वर्तन की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड में सिंधु सभ्यता तो नहीं थी, लेकिन एज अ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से BPW यानी ब्लैक पॉलिश वेयर सिंधु सभ्यता के वर्तन होते थे। और जो वैदिक कालीन वर्तन होते थे और सिंधु कालीन वर्तन, इनमें ये डिफरेंस था कि जहां सिंधु सभ्यता के बर्तन BPW वाले होते थे यानी ब्लैक पॉलिश वेयर वाले होते थे, वहीं वैदिक कालीन बर्तन चित्रित धूसर मृद भांड यानी गेरुआ कलर के होते थे। और एक पॉइंट है कि बद्रीनाथ के स्वर्गारोहिणी से पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। अगर समाधान की पद्धति की बात हम कर रहे थे, जो मलारी गांव से मिली है, कि जैसे दाह संस्कार जिसमें जलाते हैं, पूर्ण समाधान जिसमें दफनाते हैं, और आंशिक समाधान यानी जिसमें डेड बॉडी को जंगल में फेंक दिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उत्तरादेव एजुकेशन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएगा और आपने सारी वीडियोस देखनी है और आपको इसमें 100% या 95% जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारी वीडियो से आएंगे और आपको डीप इसमें नॉलेज मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स NT और PCS का मेंस भी लिख रहे हैं, उनके लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आप हमारी वीडियो देखते रहें। आज हमारी फर्स्ट वीडियो आई, इसके बाद सेकेंड आएगी और ऐसे ऐसे करके जितनी भी सीरीज होगी, नहीं 50, 60, 70 जितनी भी सीरीज होगी, आप हमारे चैनल उत्तरादेव एजुकेशन पर देखते जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तभी जाके आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगी। और अपने नोट्स जरूर बनाएं, ये ना सोचें कि हम वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद हमारी समझ में आ जाए, क्योंकि रिटर्न वर्क बहुत जरूरी है। और जो भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।